चल रही है। तो बच्चे नहीं कहते कि हमारी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, पर मैं पैटर्न चेंज कर देता हूँ। अभी कल परसों एक बैच में गया और मैंने पूछा क्या हाल चाल है, तो सबने कहा हाल चाल तो अच्छे हैं। फिर मैंने पूछा पढ़ाई कैसे चल रही है, तो क्यों वो तो अच्छी नहीं है। तो रटा हुआ है कि भाई कहना नहीं। आज भी मैंने इतना सारा लंबा चौड़ा लेक्चर दिया ना, इससे तुम लोग इतना ही सीखोगे कि अगली बार सर जब पूछे तब अपने को नहीं कहना है कि बड़ी अच्छी चल रही है। तुमने सिर्फ इतना सीखा है, तुमने ये नहीं सीखा कि मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। इसके कई कारण होते हैं। एक तो तुमने कभी अपनी पढ़ाई का मूल्यांकन किया ही नहीं, तुम अपना खुद का मूल्यांकन करते ही नहीं हो। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति रोजाना अपना मूल्यांकन कर रहा है, अपनी पढ़ाई का मूल्यांकन कर रहा है, कितना पढ़ा है, कितना टाइम वेस्ट किया है उसने, तो वो खुद से कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता और उसके मुंह से ये बात कभी निकलती ही नहीं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि तुम अपना निष्पक्ष और क्रूर स्ट्रिक्ट इवेल्यूशन करते ही नहीं हो। इसलिए आज से ये सबक आपको मिलना चाहिए, आपको ये प्रण लेना चाहिए कि आगे से मैं सतर्क रहूंगा और हमेशा खुद का मूल्यांकन करूंगा, खुद का इवोल्यूशन करूंगा। मेरा समय बहुत कीमती है और इस कीमती समय का महत्व समझूंगा और ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। दिन में मेरा आधा घंटा या एक घंटा भी व्यर्थ जाता है तो मुझे इस चीज का अफसोस होगा, और वो अफसोस इतना ज्यादा होगा कि वो आधा घंटा जो व्यर्थ हुआ है वो मुझे याद रहेगा कि उस तारीख को इतना समय मेरा व्यर्थ हुआ था, कल के दिन में इतना इतना समय मेरा व्यर्थ हुआ था, इस काम में हुआ था, परसों मेरा समय इतना व्यर्थ हुआ था। तो आप आगे से सतर्क रहेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप किसी तीसरे आदमी के द्वारा पूछे जाने के मोहताज नहीं रहेंगे कि कोई तीसरा आदमी आके आपसे पूछे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, तब आप अपना मूल्यांकन करें ना, खुद से ही चला के अपना मूल्यांकन करेंगे। तो ये सबक लेना है। 30 दिन हर रोज आपके दिमाग में ये सवाल होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये निष्पक्ष मूल्यांकन। और एक स्टूडेंट अपनी स्टडी से और एक कलाकार अपनी कला से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। आप अपनी बेहतरीन पढ़ाई कभी कर ही नहीं सकते। जितना ईश्वर ने आप में पोटेंशियल दिया है, जितना अच्छा आप पढ़ सकते हैं, उतना अच्छा आप कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे, उस चरम को आप प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, आप उससे हमेशा कम पढ़ेंगे। इसलिए आपका प्रयास हमेशा ये होना चाहिए कि मैं इस मेरी पढ़ाई को और बेहतर करूं, और ज्यादा बेहतर करूं, और ज्यादा, और बेहतर की कोई लिमिट नहीं है, बेहतर की कोई लिमिट नहीं है, इतनी बेहतर आपकी पढ़ाई हो सकती है। तो इसलिए पहला सबक ये होना चाहिए कि खुद का निष्पक्ष मूल्यांकन करूंगा और मेरी पढ़ाई को हमेशा पिछले दिन की बजाय अगले दिन और बेहतर करने की कोशिश करूंगा, ये प्रण लेना है। दूसरा कि मैं किसी बात पे यूं ही बोल देता हूं। कोई चीज बोलने से पहले आदमी को उस पर सोचना होता है, समझना होता है, और क्या वो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ये भाव होना चाहिए। लेकिन आप में नहीं है, ही कर दिया, दांत निकाल दिए। अब देखो, तुम इतनी ओवर एक्टिंग मत करो, इतने सीरियस तुम हो नहीं। सीरियस होने की जो ओवर एक्टिंग कर रहे हो ना, ये अच्छी नहीं लग रही तुम्हारे चेहरे पे। सारे सीरियस होकर बैठ गए जैसे इनको आज, हाँ ऐसे दांत निकाल लो, बस हाँ ऐसे बैठो तुम, ऐसे सीरियस होकर बैठे हो जैसे पता नहीं आज तो क्या ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, और अब तो तुम अपना निष्पक्ष मूल्यांकन ही करोगे
पहली चीज तो आपकी पढ़ाई कैसी नहीं चल रही है, इसके मामले में हर पल, हर रोज, हर दिन, हर घंटे आप सतर्क रहोगे और आपको पता रहेगा कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। और दूसरा, जैसे कि तुम अब आगे से तो बिना सोचे समझे कभी बोलोगे ही नहीं, किसी भी बात पे अपनी ओपिनियन, भले ही खुद के बारे में हो भले ही दूसरों के बारे में कोई भी पूछेगा, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के फिर जवाब देंगे, देना चाहिए। ये सबक लेना है। जैसे ऐसा लग रहा है अभी, जैसे अब जिस हिसाब से सीरियस बैठो, इससे लग रहा है आपने ये दोनों सबक ले लिए हैं और आगे से तो आप बिना सोचे समझे कुछ बोलोगे ही नहीं। अब ये तो मैंने आपके खुद के बारे में पूछा है, वो भी आपको पता नहीं है, तो मैं तात तीजे आदमी के बारे में पूछता तो तुम और ही कुछ का कुछ ही कह देते। ठीक है, तो आगे से, आज से ये दो सबक आपको लेने हैं कि आप खुद का मूल्यांकन करेंगे और आपको हमेशा पता रहेगा कि आपकी पढ़ाई सही मायने में कैसी चल रही है। और दूसरी चीज, आप बिना सोचे समझे नहीं बोलोगे। लेकिन तुम लोग ये दोनों ही सबक नहीं लोगे, तुम लोग सिर्फ एक ही सबक लोगे। अगली बार सर आके पूछे पढ़ाई कैसी चल रही है, तो अपने को ये नहीं कहना है कि अच्छी चल रही है, क्योंकि अभी तक क्लासों में यही लोगों ने इतना ही सीखा है कि सर आके पूछे उस दिन नहीं कहना है बस। ठीक है, तो प्लीज आप रियल जो दो सबक है वो लेना है। क्योंकि जैसे एग्जांपल दिया, तो मैंने उन बच्चों से पूछा पढ़ाई के कैसे हालचाल पूछा, तो हालचाल उन्होंने कहा बहुत अच्छे हैं। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि बड़े बुजुर्ग जब भी 70-80 साल का व्यक्ति, आपके दादाजी दादी जी जब भी घर जाते हैं, आप मुझे मिलते हैं, तो उनसे सबसे पहला सवाल सामान्यतया क्या होता है? तबीयत कैसी है? क्या पूछते हैं? स्वास्थ्य कैसा है? सब कुछ सही है या नहीं है? क्योंकि उनकी 2-3 बीमारियां होती है, वो बीमारियां ज्यादा हुई या नहीं हुई, वो कंट्रोल में है या नहीं है, उनसे यही पूछा जाता है। तुम लोगों से जब भी घर वाले या कोई भी पूछेगा, तो सबसे पहली चीज पूछेगा पढ़ाई कैसी चल रही है। एक बिजनेसमैन से मुझसे कोई व्यक्ति पूछेगा तो पूछेगा बिजनेस कैसा चल रहा है, कोचिंग कैसी चल रही है। कोचिंग अच्छी चल रही है तो मेरे हाल चाल अच्छे हैं। बुजुर्ग आदमी का स्वास्थ्य सही है तो उसके हाल चाल अच्छे हैं। स्टूडेंट की पढ़ाई सही चल रही है तो उसके हाल चाल अच्छे हैं। मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, मेरे हाल चाल अच्छे नहीं है। बुजुर्ग की तबीयत सही नहीं है तो उसके हाल चाल अच्छे नहीं है। स्टूडेंट की पढ़ाई सही नहीं चल रही है तो इसका मतलब उसके हाल चाल अच्छे नहीं है। मैंने पूछा बच्चों से, मैं कि ये होता है ना, कि हाँ सर ये होता है। तो फिर मैं कहा, मैं तुमसे भले ही पढ़ाई कैसी चल रही है पूछूं, या शब्दों को चेंज करके मैं हालचाल पूछूं, बात तो एक ही है। हाँ सर बात तो। फिर मैंने पूछा तुम सब तो कह रहे थे हालचाल बहुत अच्छे हैं, हालांकि मैं 2-3 बार पूछता हूँ, 3-4 बार पूछता हूँ, आपको कितनी बार पूछा? आपने ध्यान ही नहीं दिया कितनी बार पूछा। 3 बार तो कम से कम ही पूछा होगा, बाकी पूछा मैंने 4-5 बार ही होगा। तो चौथी 5वीं बार जब उनको हालचाल पूछा ना, तब बच्चों को लगा दाल में कुछ मामला गड़बड़ है, ये बार बार ऐसे कह रहे हैं, इसका मतलब अब ये कुछ है। तो फिर वो चुप हो गए थे। तो इससे मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि वो सिर्फ इस बात के लिए सबक इतना सा लिया था कि सर पूछे कि पढ़ाई कैसी चल रही है, उस दिन ये नहीं कहना है कि अच्छी चल रही है पढ़ाई। ठीक है, चलो खैर। तो अब अपन आ जाते हैं। तो आप प्लीज जो है, आपकी जिंदगी का, अब ये सही बात है, आपकी जिंदगी का सबसे कीमती समय है ये। बचपन का समय कोई मायने नहीं रखता, और वो कोई अच्छा होता भी नहीं है। पता नहीं, फिल्मों ने, साहित्य ने, किताबों ने और लोग बातें करने वाले कहते हैं कि बचपन का समय बहुत अच्छा, कोई लौटा दे मुझे वो बचपन के दिन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। जगजीत सिंह की गजल है ना, ऐसे ऐसे है कि वो कागज, बारिश, कागज की कश्ती, बारिश का पानी, बारिश होती थी, कागज की कश्तियां बना बना के जो है
तैराते थे उसके अंदर, और जो खेलते थे, बचपन की फोटो वोटो देखते हैं तो याद आते हैं, तो कि बचपन के दिन बहुत अच्छे थे। बचपन जैसे कोई दिन नहीं होते, होते होंगे किसी के, हमारे तो नहीं थे। तुम्हारे तो अच्छे थे, आज की जैन जी के अच्छे होते हैं। हमारे तो बचपन में कुटाई 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 कुटाई। ठीक है, घर में मम्मी कूटते रहते थे, बस जैसे उनको तो कोई बहाना चाहिए कूटने का। दिन में 5-5 7-7 10-10 बार, एक बार भी नहीं, 10 दिन में एक बार नहीं, एक ही दिन में। घर से स्कूल जाओ, थोड़े से लेट ही होते थे, पीटीआई साहब स्कूल के गेट पे ही डंडा लेके खड़े रहते थे, तो वहां से शुरुआत होती थी। अब लेट आने की सजा एक बार मिलनी चाहिए, 3-3 बार मिल जाती थी। पीटीआई साहब गेट पे अलग कूटते थे, प्रिंसिपल साहब वैसे ही चक्कर लगाते रहते थे, वो बीच में देख लेते गिदरा, उन्होंने कूट दिया, लेट क्यों आया। फिर क्लास में जाते, जो टीचर पढ़ा रहा होता वो वापस इधर आ, लेट। तो पॉलिटी पढ़ोगे, उसमें आर्टिकल 20 है 20, उसमें कहा एक अपराध की एक ही सजा होनी चाहिए। अब उन स्कूल वालों को कौन बताए, एक अपराध की एक ही सजा होनी चाहिए। ठीक है, और कई बार 3 के अलावा चौथी बार भी हो जाती, कि वो बात अगर घर तक पहुंच जाती कि आज तो ये स्कूल, तो एक बार और कुटाई हो जाती थी। तो एक तो कुटाई इतनी होती थी, फिर आजकल की सोसाइटी तो थोड़ी न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रही है। हमारा वाला समय जो जॉइंट फैमिली का था, और जॉइंट फैमिली भी इतनी ज्यादा बड़ी कि गांव में आपसे जितने भी बड़े हैं उन सब का अधिकार है, कोई भी आपको कूट सकता है, और उनको कूटने के लिए किसी बहाने की कारण की जरूरत नहीं होती थी। स्कूल ड्रेस पहनी हुई है, स्कूल का बैग थैला लटकाया हुआ है, घर से स्कूल की तरफ जा रहे हैं, जैसे बीच में कोई मिल गया, अटे इजर कट जाए रहे, फैट कूटा उसको जाना चाहिए कि मूर्ख, इधर घर है, इधर स्कूल है, इधर से इधर जा रहा हूं, स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है, बैग लटकाया हुआ है, ये सवाल का क्या औचित्य। हाँ, उल्टी दिशा में जा रहा हो ना, स्कूल इधर है, तू इधर किधर जा रहा है, तो सवाल बनता है। तो हमने वैसे दिन देखे, एक तो कुटाई, दूसरा काम ही काम करवा लेते घर वाले। ठीक है, खेजड़ी मत चढ़े लूक ले रो, अरिस का बाजरी काट रही, हम गायों और आडो बैठ रहे, मतलब फिर अब ये रुखाड़ी करनी है खेत में, कोई भी अभी बारिश की सीजन होती, फसल होती, तो कोई अन्न खेत का बिगाड़ा नहीं करे। और बकरियां ऐसी होती है कि जो बाढ़ के अंदर से कहीं से, बकरी के लिए बाढ़ होती नहीं है, कहीं से पार करके आ जाए। प्लस बचपन में अपराध भी, पाप भी खूब लगेगा। गौ माता को भी खूब कूटा हमने, हमें बड़े कूटते थे, हम वापस। और गायें भी ऐसी होती थी कि खेत से बाहर निकाली, कूट कूट के निकाली, और वहां निकाल के 500 मीटर से गर्मी के अंदर निकाल के वापस आके छाया में बैठे हैं, 5 मिनट ही नहीं हुए, बेशर्मों की तरह वापस आ जाती थी। फिर वहां से वहां जाना। और अभी नहीं, अभी तो मौसम ऐसा है, और ये कार्तिक महीने जो आएगा उस समय जो गर्मी पड़ती है, सबसे बुरी गर्मी होती है। और अभी भी आप थोड़े, जिस समय बारिश नहीं होती है, उस वो जो गर्मी होती है, धूप बहुत बुरी होती है, अब उसमें वापस जाना, 500 मीटर जाना, उनको बाहर निकालना, वापस आके बैठना, और ये पता है कि वापस आके बैठोगे, वहां आप यहाँ बैठोगे नहीं छाया में, उससे पहले वो आ जाएगी अंदर। और फिर आपको लगता है कि इनको इतना कूटो कि क्या पता मार के डर से ये अगली बार नहीं आए। ऐसा अनुभव आप लोगों ने नहीं किया ना? किया है आप में से किसी ने? तो जिसने किया है वो इस पीड़ा को समझ सकता है। तो काम ही काम करवाया, और हमारे मम्मी तो आज भी इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि मैं तो इन्होंने इतना कूटिया અને कॉम में वीडियो डाइज राख्या, ताकि इनको समझ में आ गया कि अगर पढ़, कॉम में वीडियो डरा के मतलब
काम में ही लगा के रखा है, इनको आराम तो करने ही नहीं दिया। ठीक है? और इसीलिए ये इतने पढ़ लिख के आज सफल हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए भाई हमारा वाला बचपन तो कुल मिला के ऐसा ही था। और इसलिए रोजाना कोशिश करते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे और यूं लाइन खींचते थे दीवार के, अब हाइट इतनी है और कितने जल्दी बड़े हों, हे भगवान जल्दी से जल्दी बड़ा कर दे। और मुझे ख्याल से जितने भी बच्चे हैं, भले कोई कितना ही खुश है, वो कभी ये नहीं चाहता कि वो हमेशा बच्चा रहे। हर बच्चे में बड़े होने की बहुत ज्यादा ललक होती है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि जो कुछ भी मजे ही मजे, मजे ही मजे कहाँ पे है, बड़े होने के बाद है। इस बचपन में तो कुछ ही नहीं है। आजकल तो खैर तुम्हारी मम्मियां बहुत अलर्ट है, तुम्हें कूटने देती नहीं, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। लेकिन पहले बच्चे जो है सार्वजनिक संपत्ति हुआ करते थे उनको जो चाहे वो ही कूट सकता था। और घर वाले स्कूल में तो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देते देके आते थे, मार्ट साहब इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना। ध्यान नहीं, विशेष ध्यान रखना। और विशेष ध्यान का मतलब ये है कि इसको थोड़ा ज्यादा कूटना। तो कुल मिला के बात ये कि बचपन के दिन कोई खास इतने अच्छे नहीं होते, इतने कोई कीमती समय ऐसा कुछ नहीं होता। बुढ़ापे के दिन भी कोई अच्छे नहीं होते, हॉस्पिटलों में और बीमारियों के चक्कर लगाने के टाइम होता है। सबसे कीमती समय आपकी जिंदगी का जो है वो ये है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप युवा हो, फ्रीडम भी इस समय आपको सबसे ज्यादा है। ठीक है, अभी आपके अभी जितनी फ्रीडम है, बाद में इतनी फ्रीडम भी नहीं रहेगी। तो इसलिए मौज करनी तो मौज भी कर सकते हो, अभी जो एंजॉय करोगे वैसे एंजॉय जिंदगी में कभी नहीं होंगे। इसलिए एंजॉय करना चाहो तो एंजॉय कर लो, इस समय का यूज करना चाहो तो यूज कर लो। यही समय है जो इस समय की हुई मेहनत आपके भविष्य का निर्माण करेगी। इस समय जितनी मेहनत करते हो, इसलिए इस चीज को आप समझो कि ये बहुत कीमती समय है आपका। इस समय की वैल्यू को समझनी है और इसका सदुपयोग करना है और इसके लिए पढ़ाई करनी है। और आप अपना भविष्य खुद लिख सकते हैं। कोई भविष्य भाग्य कुछ नहीं होता, भाग्य के तहत जो होना था वो हो गया। कैसी परिवार में कहाँ आपको ईश्वर को जन्म देना था ये भाग्य था, बस वहां तक भाग्य का रोल था। अब ईश्वर आपके रोजमर्रा के कार्यों में अड़ंगे नहीं लगाता, वो टोका टाकी नहीं करता, आपका सब कुछ पहले से तय नहीं करता और आपको कुछ भी चेंज नहीं करता। अब जो आपके चेंज करोगे वो आप खुद करोगे। ईश्वर इतना अत्याचारी नहीं है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में हस्तक्षेप करे। ईश्वर इतना अत्याचारी नहीं है कि आपके भाग्य में पहले लिख दिया बहुत कुछ कि तुम इतना इतना ही करोगे, इतना इतना ही होगा, और तुम बेवकूफों की तरह तुम्हें दौड़ा रहा है, मेहनत करा रहा है, ये करा रहा है। नहीं, अगर ईश्वर है और वो न्याय प्रिय है, तो पहली बात तो उसने हमें फ्रीडम ऑफ विल दी होगी, संकल्प स्वातंत्र दिया होगा कि हम हमारे हिसाब से फैसले ले सकें। हमें उसने गुलाम बना के नहीं रखा होगा, हमें स्वतंत्र छोड़ा होगा। हमारे जिंदगी के फैसले, डे टू डे कार्यों में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये उसने दे रखा होगा। अगर वो ईश्वर है तो, और अगर उसने हमें फ्रीडम ऑफ विल दे रखी है, संकल्प लेने की स्वतंत्रता दे रखी है, और उसके बाद हम मेहनत कर रहे हैं, तो ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति ने तो बिल्कुल मेहनत नहीं की, निकम्मा रहा, पड़ा रहा, और एक व्यक्ति ने खूब मेहनत की, सही दिशा में मेहनत की, समझदारी पूर्वक अच्छे व्यवहार के साथ मेहनत की, और उसको सिर्फ इसलिए सेलेक्ट नहीं करेगा कि उसकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है, और उसकी किस्मत में पहले से जो निकम्मा निठल्ला गया भी था जो है उसकी किस्मत में पहले से लिखा हुआ है, इसलिए उसको मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होता। ईश्वर ने हमें फ्रीडम ऑफ विल दी होगी, संकल्प स्वतंत्रता दी होगी, हम क्या तय करना है हमारी जिंदगी में ये डिसाइड करने का हमें अधिकार दिया होगा। किसी व्यक्ति के जो पेरेंट्स होते हैं, और पेरेंट्स भी बच्चे को खुद का डिसीजन खुद नहीं लेने देते हैं, हम उनको अच्छा पेरेंट्स नहीं मानते। जो बच्चे के हर काम में टांग अड़ाते हैं, हर काम में वही हस्तक्षेप करते हैं और वही सब कुछ तय करते हैं। बच्चे को खुद को अपनी जिंदगी थोड़ा बड़ा, जैसे आप वाले एज में आने के बाद भी पेरेंट्स अगर आपके काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं, आपको खुद से नहीं करने दे रहे हैं, तो क्या वो अच्छे पेरेंट्स हैं? नहीं है। अब आप समझदार हो गए हो, मैच्योर हो गए हो, इसलिए आपका फैसला आपको करने दिया जाना चाहिए। तो अच्छे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमें उन मानते हैं। तो ईश्वर भी
पेरेंट्स से तो ज्यादा ही अच्छा होगा, इसलिए उसने हमें स्वतंत्रता दे रखी है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके बाद एक व्यक्ति ज्यादा मेहनत कर रहा है, सही दिशा में कर रहा है, ईमानदारी पूर्वक कर रहा है, अच्छे दिल से कर रहा है, और उसका बाकी आचरण भी बहुत अच्छा है, फैक्टर्स कई सारे होते हैं, वो सब अच्छा कर रहा है, उसको जिंदगी में सफल नहीं बनाएगा। और एक निकम्मे निठल्ले गए बीते आदमी को जिंदगी में वो कुछ भी नहीं कर रहा है, आचरण भी अच्छा नहीं है, लोगों के प्रति पॉजिटिव भी नहीं है, वो निकम्मा भी है, सब कुछ है, और फिर भी उसको सफल कर देगा, क्योंकि उसकी किस्मत में लिखा हुआ है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसलिए ईश्वर ने अगर फ्रीडम ऑफ विल दी है, तो फ्रीडम ऑफ विल दी है तो आगे हमारा भविष्य पहले से तय नहीं है, उसे हम तय करेंगे। और विश्वास करो, मैंने मेरे आसपास जितने लोग देखे हैं, उसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, बाकी ज्यादातर लोग जो सफल हैं, मुझे लगता है कि यार हाँ, इनको सफल होना ही चाहिए था, क्योंकि इनमें सफल होने वाली क्वालिटीज थी। और जो लोग असफल हैं, वाकई उनको नजदीक से देखा है, तो वो अपनी असफलता के लिए खुद जिम्मेदार है।